जय हिंद। नमस्कार अग्निपथ के अग्निवीरों, स्वागत है आपका स्टडी लवर्स आर्यन यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की क्लास हमारी जीके जीएस के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न पर होने वाली है। आज हम ऐसे ही 40 प्रश्न के टेस्ट लगाने वाले हैं, तो आप उन 40 प्रश्न में से आज का हमारा पहला प्रश्न है, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है। दोस्तों, भांगड़ा जो है यह पंजाब का लोक नृत्य है। दोस्तों, हमें हर राज्य के लोक नृत्य के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम जो भी हमें ऑप्शन में दिए गए हैं उन ऑप्शन के राज्यों के लोक नृत्य के बारे में देखेंगे कौन से होते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो लोक नृत्य होता है, तमिलनाडु का लोक नृत्य होता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का लोक नृत्य होता है। उसके बाद जो कर्नाटका दिया गया है, कर्नाटका का जो लोक नृत्य है उसे यश ज्ञान कहा जाता है, यश ज्ञान। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन दिया गया है असम। दोस्तों, असम के ऊपर, असम के लोक नृत्य के ऊपर अभी तक 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हमें पता होना चाहिए जो असम है, असम का जो लोक नृत्य होता है वो होता है बिहू। बिहू इस नाम से जाना जाता है। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न हमें पूछा गया है भांगड़ा के बारे में। भांगड़ा जो है, फिर भांगड़ा यह पंजाब का लोक नृत्य होता है। दोस्तों, आने वाली जो हमारी वीडियो होगी उनमें हम राज्यों और उनके जो लोक नृत्य होते हैं इनके बारे में हम ट्रिक में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आने वाली जो भी हमारी ट्रिक होगी उनके बारे में पता लगेगा। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, जो यूपीएससी का अध्यक्ष और उनके जो सदस्य होते हैं इनकी जो नियुक्ति है यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों, हमें इस प्रश्न में अध्यक्ष ही पूछा गया है। आगे चल के हमें जो भी अध्यक्ष है, अध्यक्ष की नियुक्ति यह किस अनुसूची द्वारा की जाती है यह भी पूछा जाता है। जो यूपीएससी का अध्यक्ष है इसकी जो नियुक्ति है यह जो अनुच्छेद है 316 के तहत यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है यह एक संवैधानिक पद होता है, जो संविधान की अनुसूची है 14वीं अनुसूची में यूपीएससी के जो अध्यक्ष है, सदस्य है, उनके कार्यकाल, उनके कार्य, उनके वेतन, इनके बारे में हमें अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक बताया गया है। दोस्तों, हमें इतनी जानकारी यूपीएससी के अध्यक्ष के बारे में होनी चाहिए। एक और दोस्तों, जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं इनके जो अवधि समय होता है रिटायरमेंट का, यह होता है दोस्तों 6 वर्ष या तो हमें बताया जाता है 65 ईयर, 65 वर्ष तक वह यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य इस पद पर रह सकते हैं। दोस्तों, यह तो हो गई यूपीएससी के अध्यक्ष के बारे में, अनुच्छेद के बारे में, अनुसूची के बारे में। अभी हमें प्रश्न पूछा जाता है जो भारत का पहला जो भी यूपीएससी का अध्यक्ष। दोस्तों, यूपीएससी की जो स्थापना है, यूपीएससी की स्थापना हुई है दोस्तों 1 अक्टूबर 1926 में यूपीएससी की स्थापना की गई है। कब की गई है? यानी अंग्रेज के जो यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे उनका नाम है दोस्तों रॉस बारकर। यह यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। आगे चल के दोस्तों आपको यह भी पूछा जाता है जो स्वतंत्र भारत हुआ उसमें जो यूपीएससी का अध्यक्ष है यह कौन था। तो दोस्तों वह थे H.K. कृपलानी थे। दोस्तों, यह पता होना चाहिए। इससे और एक प्रश्न बनता है दोस्तों हमारा, जो यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों A.R. मल्होत्रा, और अभी जो वर्तमान में उनका नाम है प्रीति सूदन। इतनी जानकारी दोस्तों हमें एक प्रश्न में लेनी है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति है उनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। दोस्तों, अभी जो वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति है वह भी महिला है। उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू यह पता होना चाहिए दोस्तों। हमें यह भी पता होना चाहिए कि भारत का जो पहला राष्ट्रपति था उनका नाम राजेंद्र प्रसाद था। इतनी जानकारी हमें राष्ट्रपति के बारे में पता होना चाहिए। चलो दोस्तों, हम हमारा अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं। भाषाओं के लिए संविधान में 8वीं अनुसूची दी गई है, जिसके अंतर्गत अभी वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया गया है। लेकिन आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि जो 8वीं अनुसूची है, जब संविधान का निर्माण हुआ, तब संविधान बना, तब जो 8वीं अनुसूची थी उसमें कितनी भाषाएं थी, यह आपको याद होना चाहिए दोस्तों। 1950 में कुल 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों गैस के दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो गैस का दाब होता है यह मापने के लिए बैरोमीटर इस मात्रक का यूज किया जाता है। दोस्तों, हमें यह भी पता होना चाहिए गैलीलोमीटर का मापन, गैलेनोमीटर यह किसके मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जो गैल्वेनोमीटर होता है यह विद्युत धारा की तीव्रता और विद्युत धारा की दिशा को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा लिख लो दोस्तों, आप एक काफ़ी अपने साथ रखो। विद्युत धारा की तीव्रता और दिशा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास पायरोमीटर। दोस्तों, पायरोमीटर का जो इस्तेमाल होता है वह हमने पायरोमीटर देखा है कोरोना के टाइम पर, जो दूर से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर मापने की जो मशीन थी, जो यंत्र था, दूर से वस्तु का ताप मापने का यंत्र को पायरोमीटर कहते हैं। दूर से ताप मापने के यंत्र पायरोमीटर कहते हैं। तो इस प्रश्न का गैस के दाब मापने का जो भी यंत्र होता है उसे, जो मापन होता है उसे बैरोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों गांधी जी किसे अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। दोस्तों, गांधी जी जो थे वह गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनैतिक गुरु मानते थे। लेकिन दोस्तों, यह प्रश्न पता है सबको, गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। लेकिन अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछे कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनैतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है उनके जो राजनैतिक गुरु थे वह थे महादेव गोविंद रानडे, इनके गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह हमारे गांधी जी के गुरु थे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें। हम आपके हर प्रश्न, हर ऑप्शन का आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। दोस्तों, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनैतिक गुरु थे वह थे महादेव गोविंद रानडे। इसमें हमारे 3 प्रश्न बनते हैं। गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले के कौन है, यह पता होना चाहिए दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है साइना नेहवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, साइना नेहवाल जो है यह टेबल टेनिस इस खेल से संबंधित है। दोस्तों, खेल से संबंधित ट्रॉफियाँ, खेल से संबंधित जो भी खिलाड़ी है उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। यह हम शॉर्ट वीडियो में हम आपके लिए 2-3 दिन में प्रोवाइड कर देंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो होती है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, जो कि गुजरात इस राज्य में स्थित है दोस्तों। उसके बाद पश्चिम बंगाल में क्या है, कर्नाटक में क्या है, असम में क्या
प्रसिद्ध है यह भी पता होना चाहिए, वह हम आगे के प्रश्न में देखेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार को दिया जाता है। दोस्तों खेल के ऊपर यह हमारा तीसरा प्रश्न है इस पीडीएफ में। तो खेल यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है अग्निवीर के लिए। हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए हम कुछ ना कुछ आपके लिए ट्रिक बताएंगे, लेकिन थोड़ा सब्र करो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको जो भी हमारे यूट्यूब पर अपलोड होने वाला है आप तक पहुंचे, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है हमारे चैनल को। तो कर लो और हमें ऐसा ही आपका प्यार देते रहो। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार को दिया जाता है, किसको दिया जाता है? जो खेल का कोच होता है, प्रशिक्षक होता है, जो अच्छा कोच होता है, उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे, विक्टोरिया मेमोरियल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल जो है यह कलकत्ता इस शहर में स्थित है। दोस्तों इससे पहले भी आपको एक प्रश्न पूछा गया था, इसके पहले एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपको, गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में प्रश्न पूछा गया था। उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था हमारा गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वैसे ही विक्टोरिया मेमोरियल यह जो है यह कलकत्ता इस शहर में स्थित है दोस्तों। तो अगला जो हमारा एक ऑप्शन दिया गया है चेन्नई में। दोस्तों जो चेन्नई है, चेन्नई में, उसके बाद बम्बे में, बेंगलोर में क्या क्या हिस्टोरिकल प्लेसेस है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए दोस्तों। आगे देखेंगे, चेन्नई पर भी हमें प्रश्न दिया गया है, उसमें देखेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस शहर में चांद मीनार स्थित है? दोस्तों चांद मीनार किस शहर में स्थित है, यह इस प्रश्न का जवाब आप खुद दे दो दोस्तों। क्या होता है कमेंट में बता देना क्या होता है। चांद मीनार जो है यह हैदराबाद इस शहर में स्थित है दोस्तों, यह पता होना चाहिए आपको सबको। इसके बाद बेंगलोर में क्या स्थित है? बेंगलोर में इंपॉर्टेंट जो आता है यह आता है लाल बाग, यह बेंगलोर में स्थित है दोस्तों। दिल्ली में अगर देखा जाए तो दिल्ली में लाल किला आता है, पुराना किला आता है, कुतुब मीनार आता है, इंडिया गेट आता है, उसके बाद जामा मस्जिद भी यह दिल्ली में स्थित है दोस्तों। कलकत्ता में तो इसका पहले ही हमारा एक प्रश्न हुआ है विक्टोरिया मेमोरियल पर, वह कलकत्ता में स्थित है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में यह वीडियो शेयर करें दोस्तों। और आगे हम एक टॉपिक लेने वाले हैं, खेल ले, लोक नृत्य ले या हिस्टोरिकल प्लेस ले, वह आप हमें कमेंट करके बताओ, हम वह टॉपिक अगले 1-2 दिन में आपके लिए अपलोड कर देंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। दोस्तों जो गोल गुंबज है हिस्टोरिकल प्लेस है दोस्तों, यह बीजापुर में स्थित है दोस्तों, इतना आपको याद होना चाहिए, जो कि राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है वहाँ, यह पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंशज के द्वारा किया गया है? दोस्तों जो खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है यह मध्य भारत में जो स्थित था चंदेल राजवंश के द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया है, इनके शासक में किया गया है। दोस्तों थोड़ी जानकारी आपको चंदेल राजवंश के बारे में भी पता होना चाहिए। चंदेल राजवंश जो शासक था दोस्तों वो 10वीं और 12वीं शताब्दी में आए थे, जो कि मध्य भारत में थे। मेन इनका जो संस्थापक है दोस्तों यह भी याद होना चाहिए, संस्थापक का नाम है दोस्तों ननुक। यह जो है यह चंदेल राजवंश का संस्थापक है दोस्तों। जो खजुराहो है जिस पर हमें प्रश्न पूछा गया है यह इसकी थी राजधानी, यह इंपॉर्टेंट है, यह भी याद होना चाहिए। खजुराहो मंदिर का निर्माण यह चंदेल राजवंश ने किया है। चंदेल राजवंश के जो संस्थापक थे उनका नाम ननुक है। चंदेल राजवंश यह 11वीं और 12वीं शताब्दी में आए थे। उसके बाद एक प्रश्न और है दोस्तों इसमें, इनकी राजधानी के बारे में, यह है खजुराहो। इतने प्रश्न आपको एक ही प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न हो रहे हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिसकी वजह से आपके भी फ्रेंड को इस वीडियो में
जो भी प्रश्न आने वाले हैं इनका फायदा हो। चलो दोस्तों शुरू करते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, मुगलों के विरुद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है वह युद्ध किसने लड़ा है? देखो दोस्तों, मुगलों के बीच जो युद्ध हुआ है हल्दी घाटी का, इसमें जो मेवाड़ सेना का नेतृत्व किया है उनका नाम है महाराणा प्रताप। और जो मुगलों का उस समय जो मुगलों की सत्ता चलाते थे, जो शासक था मुगलों का, उसका नाम है अकबर। उनका नाम है अकबर। अकबर। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है वो अकबर वर्सेस हमारे महाराणा प्रताप के बीच में हुआ है। यह युद्ध हुआ है दोस्तों 1576 में। यह भी आपको याद होना चाहिए। इसमें अकबर की जीत हुई थी, महाराणा प्रताप की इसमें हार हुई थी दोस्तों। ये 2-4 पॉइंट याद रख लो। आपको इसी पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और आज की ही न्यूज है, मार्च के पहले सप्ताह में अग्निवीर की नोटिफिकेशन आने वाली है दोस्तों। इसमें से 2-4 प्रश्न आराम से आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जीके कवर करने का प्लान है। 3-4 हज़ार जीके के प्रश्न हम यूट्यूब पर अपलोड करने वाले हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आपका फायदा होगा उसमें। चलो अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग निम्नलिखित में से कौन से खेल से जुड़ा है? इंडियन प्रीमियर लीग जो है दोस्तों, यह क्रिकेट, आईपीएल, क्रिकेट इस खेल से जुड़ा है। आईपीएल की शुरुआत कब हुई है दोस्तों? 2008। यह भी पता होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व, अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं दोस्तों, इनके जो विशेष उत्तरदायित्व प्रशासन होता है, यह ना ही मुख्यमंत्री के हाथों में होता है, ना ही दोस्तों यह राज्य गृह मंत्री के हाथ में होता है, ना ही राष्ट्रपति के हाथों में होता है। दोस्तों यह होता है उस राज्य के राज्यपाल के। राज्यपाल जो होता है वह प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व होता है। जो हमारा संविधान है, संविधान में जो अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 244, इसके तहत जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं इनके प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व यह राज्यपाल पे होता है। वह होता है 244 अनुच्छेद के तहत। चलो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित चट्टानों से किसको प्राथमिक चट्टानों के रूप से जाना जाता है? दोस्तों प्राथमिक चट्टान जो होते हैं वह प्राचीन चट्टान होते हैं, प्रथम चट्टान होते हैं, जो कि लार्वा से बने हुए होते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, वह हम कल अपलोड कर देंगे, चट्टानों के जो भी प्रकार होते हैं उनके बारे में। तो प्राथमिक चट्टान जो होते हैं वह अग्निय चट्टानों के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों वह है अग्निय चट्टान। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? दोस्तों दिल्ली के पास, दिल्ली एक जो है उनके पास भूमि पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है, सार्वजनिक व्यवस्था पर नहीं है, पुलिस व्यवस्था पर भी नहीं है। दोस्तों दिल्ली की जो विधानसभा होती है उनके पास स्वास्थ्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ना ही पुलिस पे है, ना ही भूमि पे है, ना ही कुछ भी सार्वजनिक व्यवस्था इस पर नहीं है। मेन इनका जो होता है वह होता है स्वास्थ्य। चलो अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार होता है। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार करता है कौन तैयार करता है? तो करता है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, जिसे CSO के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों हेपेटाइट A, उसके बाद पोलियो और चिकन पॉक्स, यह जो तीनों भी रोग है ना दोस्तों, यह होते हैं वायरस की वजह से। यह होते वायरस की वजह से होते हैं। हेपेटाइट A, पोलियो, चिकन पॉक्स, यह वायरस की वजह से होते हैं। लेकिन जो टाइफाइड है, टाइफाइड यह
टाइफाइड जो है यह हमारे बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, सैल्मोनेला टाइफी। लिख देते हैं दोस्तों, यह याद कर लो, लिख लो कहाँ पर, साल्मोनेला, सैल्मोनेला टाइफी, टाइफी इस बैक्टीरिया से होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेपेटाइटिस का परिणाम। हेपेटाइटिस यह जो रोग होता है यह किससे होता है दोस्तों? यह होता है वायरस की वजह से। इसका जो परिणाम होता है दोस्तों, जो हमारी किडनी है, किडनी में सूजन आती है। अगर आपको हेपेटाइटिस, अगर यह रोग हो तो हमारी किडनी में सूजन आ जाती है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला प्रश्न लेंगे हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भीमटेका की गुफाओं की खोज कब हुई है? दोस्तों भीमटेका जो है, यह जो गुफा है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन, जिसकी खोज 1957 में की गई है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी। चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्हन का राजतरंगिनी निम्न में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? दोस्तों कल्हर की राजतरंगिनी की वस्तु जो होती है वह जम्मू एंड कश्मीर इस राज्य से जुड़ी हुई होती है। दोस्तों यह जो है यह एक संस्कृत में लिखी कविता है राजतरंगिनी। इसे प्राचीन भारत का पहला शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहा जाता है। राजतरंगी में जो राजा महाराजाओं के बारे में वर्णन किया गया है। आगे दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जा सकता है राजतरंगी में किसका वर्णन किया गया है, तो राजतरंगिनी में राजा और महाराजाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत बताया गया है दोस्तों, गलत का चयन करें। एक तरफ दोस्तों हमें दिया गया है शासक है, और दूसरी तरफ दिया गया है वंश, किस वंश के है। पहले जो ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त जो है यह मौर्य समाज के है, तो पहला जो है यह हमारा राइट आएगा। जो दूसरा दिया गया है बिंबिसार, बिंबिसार यह गुप्त वंश से है क्या? देखेंगे दोस्तों है क्या, नहीं पता, थोड़ा ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। जो राजा जो है यह चोल वंश से संबंधित है, यह भी हमारा सही आएगा। उसके बाद जो हमारा कनिष्क है, कनिष्क जो है वह कुषाण इस वंश से संबंधित है, यह भी सही आएगा। तो इनमें से दोस्तों जो गलत बताया गया है वह है बिंबिसार गुप्त। जो बिंबिसार है दोस्तों यह गुप्त वंश का नहीं है, यह है हर्यक वंश का, हर्यक वंश का बिंबिसार संस्थापक है। दोस्तों आपको शासक और उनके वंश के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं कंपलसरी, हर एक एग्जाम में, अग्निवीर के एग्जाम में प्रश्न आते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर हमें चोल बताया गया है। चोल जो है यह दक्षिण भारत का वंश, दक्षिण भारत का शासक था, शासक घराना था, वंश था। चोल का जो संस्थापक है उनका नाम जो है दोस्तों विजयालय, इसका जो संस्थापक है उसका नाम है विजयालय, विजयालय। मौर्य का जो है वह चंद्रगुप्ती है। बिंबिसार यहाँ पर बताया आपको हर्यक का है। कनिष्क यह कुषाण से आता है, लेकिन जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश का जो संस्थापक है दोस्तों वह है कुजुल। कौन है? कुजुल, कड़फिसेस उनका नाम है दोस्तों। कुषाण जो वंश है उन्होंने भारत में सबसे पहले बुद्ध धर्म की मूर्ति बनाई है दोस्तों, यह भी आपको याद रहना चाहिए। कुषाण यह मध्य एशिया में सबसे बड़ा साम्राज्य जिनका था मध्य एशिया में, वह कुषाण का था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न दिए गए खेलों में से पेन होल्डर ग्रिप का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों
जो पेन होल्डर ग्रिप होती है, यह जो शैली है, यह शैली जो होती है यह टेबल टेनिस से संबंधित होती है दोस्तों। पेन होल्डर ग्रिप का इस्तेमाल यह टेबल टेनिस इस खेल से संबंधित है। इस ग्रिप में खिलाड़ी जो उनके हाथ में पैडल होता है, पैडल को पेन की तरह पकड़ते हैं दोस्तों, इसलिए इसे पेन होल्डर ग्रिप कहा जाता है। वैसे टेबल टेनिस जो होता है इसमें दो प्रकार की शैलियाँ होती है पकड़ने की, पैडल को पकड़ने की। पहली होती है हमारी ये पेन होल्डर, और जो दूसरी है वह है शेक हैंड। शेक हैंड हम करते हैं ना हमारे दोस्तों के साथ। जैसे हम शेक हैंड करते हैं वैसे ही वह जो टेबल टेनिस का पैडल होता है उसको पकड़ा जाता है, उसे शेक हैंड ग्रिप कहा जाता है दोस्तों। खेल और उनके संबंधित जो भी प्रयोग है, समझो उनके संबंधित जो भी शब्द दिए गए हैं, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट, यह हमें करना है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बने? दोस्तों, हमें दिल्ली में जो भी शासक आए हैं उनके बारे में सब पता होना चाहिए। जो रजिया सुल्तान थी यह गुलाम वंश की वंशज थी, गुलाम वंश की थी। यह दिल्ली में 1236 से 1240 तक शासक किया है दोस्तों। इसने दिल्ली की एकमात्र महिला है जिन्होंने दिल्ली में शासन किया है, जिनका नाम है रजिया सुल्तान। उनका जो वंश है गुलाम वंश, इसके जो संस्थापक है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है दोस्तों। एक हम शॉर्ट वीडियो में एक ट्रिक देंगे दिल्ली के वंशज के बारे में, तब आप देख लेना। और वह देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक वह ट्रिक पहुंचेगी ही नहीं। अगर आपको हमारी हर एक ट्रिक चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो। उन्हें भी पता होना चाहिए याद कैसे रखें। रट्टा मारने से काम नहीं चलता दोस्तों। कुछ ट्रिक बनाओ, ट्रिक बना के स्टडी करो, तब आपके दिमाग में बैठेगा सब। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, रामोजी फिल्म सिटी, फेमस फिल्म सिटी है दोस्तों। रामोजी का नाम सबने सुना होगा। वह कहाँ स्थित है? रामोजी फिल्म सिटी या कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। इसके पहले एक हमारा क्वेश्चन हुआ है हैदराबाद में चांद मीनार पर। हैदराबाद में चांद मीनार भी है, चांद मीनार। उसके बाद गोलकोंडा फोर्ट भी आता है, मोहसिन सागर आता है, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल आता है। पता है ना दोस्तों, यह हमारा हो चुका है पहले। यह हमें पूरा याद रखना है, कौन सी जगह पर कौन से स्मारक है, क्या है, हिस्टोरिकल प्लेसेस कौन से है, यह पता होना चाहिए दोस्तों। चलो अगला प्रश्न है हमारा, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई है? दोस्तों, हमें सबसे पहले तो औपनिवेशिक शासक मतलब क्या होता है यह पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है दोस्तों, किसी देश या क्षेत्र पर किसी दूसरे देश या राष्ट्र का शासन चलना। तो हमें पूछा गया है भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन कहाँ लगा था? अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में आके कहाँ पर सत्ता दिखाई थी, अपना शासन चालू किया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बंगाल में। प्लासी बक्सार के युद्ध के बाद में यह चालू हुआ, 1757 के बाद में। इतना याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पातिलाना मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? दोस्तों, पाथियाना मंदिर जो है यह गुजरात के भावनगर में स्थित है दोस्तों। जो शंतुंजय पर्वत पर जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, वहाँ पर जो पातिलाना मंदिर है यह जैन धर्म का मंदिर है दोस्तों, जैन धर्म का, जो कि राजस्थान के भावनगर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण दोस्तों 10वीं सदी में किया गया है, शताब्दी में किया गया है, 10वीं या 11वीं शताब्दी में किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हमें एक
पुस्तक क्या लेखक पूछे गए दोस्तों? ए नेशन इन मेकिंग, यह जो किताब है यह किसकी है? यह किताब है दोस्तों सुरेंद्रनाथ बैनर्जी सर की। बहुत अच्छी किताब है, पढ़ लेना टाइम मिलेगा तो। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को सिटी ऑफ चिल्लीज कहा जाता है? सिटी ऑफ चिल्लीज पता है दोस्तों किसे कहा जाता है? कहा जाता है गुंटूर। एक साउथ की फिल्म भी आई थी जिसमें गुंटूर का बताया गया था। गुंटूर में बहुत चिल्ली होती है, इसलिए गुंटूर को सिटी ऑफ चिल्ली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति को कैसे मापा जाता है? दोस्तों जो लेंस की शक्ति होती है उसे डायोप्टर इस मात्रक से मापा जाता है दोस्तों, लेंस की शक्ति को। उसके बाद एक ऑप्शन हमें दिया गया है लुमेन। लुमेन चमकदार प्रवाह या ज्योत के फ्लैक्स को ज्योति फ्लेक्स लुमेन से मापी जाती है। उसके बाद एक ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास कैंडेला। कैंडेला से हम ज्योति तीव्रता मापते हैं। ज्योति तीव्रता मापने के लिए हम कैंडेला का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में बहती है? दोस्तों गोदावरी जो नदी है यह बे ऑफ बंगाल में जाती है। कृष्णा नदी भी बे ऑफ बंगाल में जाती है। कावेरी भी वहाँ पर ही जाती है। इसका आंसर गोदावरी रॉन्ग है, कृष्णा नहीं है, कावेरी नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? नर्मदा आएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो। अगला प्रश्न है हमारा, हवा की निम्नलिखित में से किस घटक की मात्रा अधिक होती है? हवा की निम्नलिखित में से किस घटक की मात्रा सर्वाधिक होती है? दोस्तों जो हवा है, हवा में सर्वाधिक मात्रा यह नाइट्रोजन की होती है जो कि 78% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों 21% होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है दोस्तों। यह हमें पता होना चाहिए कि हवा में किसकी मात्रा कितनी दी गई है। सर्वाधिक मात्रा यह नाइट्रोजन की होती है 78%, इतना याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्टिग्मोमैमोमीटर का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है। स्टिग्मोमैमोमीटर का प्रयोग यह रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। रक्तचाप मापने के लिए इसका उपयोग हृदय में रक्त के बल को मापने के लिए किया जाता है, रक्तचाप। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों वह निर्वाचित सदस्य द्वारा चुना जाता है, जो कि संसद, राज्य विधिमंडल के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके साथ केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और पौंडुचेरी, इन दो केंद्र शासित प्रदेश के भी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब सेवानिवृत्त होते हैं? दोस्तों राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य है वो हर 2 साल में निवृत्त होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली की चित्रकारी उड़ीसा राज्य में लोकप्रिय है? दोस्तों उड़ीसा राज्य में पट्टचित्र नामक चित्र शैली प्रसिद्ध है। यहाँ पर पट्ट का मतलब होता है दोस्तों कपड़ा, कपड़ा कहा जाता है, और चित्र मतलब होता है दोस्तों, यह हमें पता होना चाहिए। चित्र यानी क्या होता है? चित्र यानी एक तस्वीर होती है। चित्र की कपड़े की तस्वीर, कपड़े पे छापी जाने वाली तस्वीर, उस शैली को पटचित्र कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा हमें एक वारली करके एक ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। यह जो वारली है यह है महाराष्ट्र की चित्र शैली है जो वारली समाज के लोगों द्वारा की जाती है। मधुबन जो शैली है यह शैली आती है दोस्तों बिहार राज्य से संबंधित है। इसके अलावा मंदाना एमपी से संबंधित है। तंजौर करके है दोस्तों एक
तंजोर। तंजोर यह तमिलनाडु से संबंधित है। एक प्रश्न, लघु चित्रकला। लघु चित्रकला यह राजस्थान से संबंधित है दोस्तों, इतना याद रखना है। लघु चित्रकला मतलब कागज पर बनाई गई चित्र को लघु चित्रकला कहा जाता है। एक आती है दोस्तों कलमकारी चित्रकार शैली, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। इतने इंपॉर्टेंट 7-8 याद रखने हैं दोस्तों, जो कि हर परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, किस खेल में पुटिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस खेल में किया जाता है दोस्तों? यह किया जाता है गोल पीस खेल में पुटिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुट मतलब क्या होता है दोस्तों? पुट का अर्थ होता है स्ट्रोक। इसमें पुटिंग में एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक दिया जाता है मारने के लिए, जो कि बंकर में डालो या बंकर के पास में जाने के लिए कहा जाता है। अन्य जो शब्द है दोस्तों गोल से संबंधित, एक बंकर, यह भी शब्द जो है गोल से संबंधित है। उसके बाद टी, उसके बाद पार, उसके बाद फोर, उसके बाद लीक्स, उसके बाद बोगी, यह सब शब्द दोस्तों यह गोल्फ से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा फिल इन द ब्लैंक्स से अपनाई गई है। भारत में जो है एकल नागरिकत्व है दोस्तों, वह भारत में इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, इस देश से लिया गया है हमारे संविधान में। तो आज का हमारा वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम जो भी हमारे वीडियो आने वाले हैं यह आप तक पहुँचे इसलिए, और आपके दोस्तों को भी शेयर कर दो। जय हिंद दोस्तों।